नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त विशाल। दोस्तों इन दिनों अगर किसी भी न्यूज़ चैनल को अगर आप ऑन करेंगे तो हर तरफ आपको एक ही खबर देखने को मिलेगी और वो खबर है इजराइल यूएस का ईरान पे अटैक करना। इसी खबरों से रिलेटेड आपको सारी चीजें मिलेंगी। दोस्तों आज हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा अचानक क्या हो गया कि इजराइल और यूएस को एक साथ मिलकर ईरान पे अटैक करना पड़ा। दोस्तों युद्ध तो युद्ध है, किसी भी कंट्री को किसी भी कंट्री के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बिकॉज युद्ध कोई भी देश लड़े जान जाती है आम पब्लिक का। तो मैं ये कामना करता हूं कि युद्ध ना हो, इनसे नुकसान आम लोगों का ही होता है और युद्ध से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। आज हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से युद्ध हुआ और इसका दूरगामी परिणाम वर्ल्ड पे क्या होगा और अपने देश पे क्या होगा, अपने देश की अर्थव्यवस्था और अपने मार्केट पे क्या होगा। तो दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो इजराइल एक्चुअली एक छोटी सी कंट्री है, उस कंट्री के पास मिलिट्री पावरफुल है और अपने आप को बहुत प्रोटेक्टेड कंट्री है वो, लेकिन वो एक्चुअली बहुत पेन में रहती थी। बिकॉज ईरान ऑलवेज पेन क्रिएट करता था, डायरेक्टली वो क्रिएट नहीं करता था बट वो कुछ एक्टिविटी ऐसी करता था जो भी उनके एनिमीज थे उनको वो प्रमोट करता था। अब इजराइल की एनिमी कुछ खास थी जिसका नाम मैं बताता हूँ। पहला तो हिजबुल्ला था, दूसरा हमास और तीसरी हुतीज। इनको ईरान सपोर्ट करता था, फंडिंग करती थी सो दैट कि वो पेन क्रिएट करता रहे। इनके लिए इजराइल की टीम ने ईरान से बात की लेकिन कहीं समस्या का समाधान होता हुआ नजर नहीं आया। तो उनके पास एक ही विकल्प था, वॉर का विकल्प था। और यूएस की जहां तक बात करूं तो यूएस का एक अच्छा पार्टनर इजराइल है। फर्स्ट रीजन तो ये है। सेकंड रीजन ये है कि ये वर्ल्ड में एक एग्रीमेंट हुआ है कि अब कोई भी कंट्री जिनके पास एटॉमिक पावर नहीं है वो एटॉमिक पावर को डेवलप नहीं करेगी और अगर ऐसा करती है तो उसको रोकने का हर संभव प्रयास करेगी। इसी रूल के मद्देनजर यूएस ने बार बार ईरान को एटॉमिक पावर डेवलप करने से रोका, पर ईरान, ऐसा यूएस का कहना है कि ईरान उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और उन्होंने इसकी बात नहीं मानी और एटॉमिक पावर वो चोरी छुप के डेवलप कर रहा था, जिसको डिस्ट्रॉय करना ही एकमात्र रास्ता रह गया था। और इसकी वजह से इजराइल और यूएस साथ मिलकर वहां पे अटैक किया। दूसरी जो अहम वजह थी, इंटरनल उनके जो सिविलियन थे, बिकॉज ईरान शक्तिशाली रूल जो इंटरनल पब्लिक के लिए रूल था वो थोड़ा स्ट्रांग था, जिससे कि वहां के जो लोग थे उन्होंने खुद बगावत कर दिया कि भाई इतना कठोर रूल रेगुलेशन हम पे ना रखो, हमें भी बाकी देश की जैसे आजादी से रहने दो। पर पाबंदी ज्यादा होने की वजह से इंटरनल भी विद्रोह हो गया। ये दो खास वजह थी जहां तक मैं समझ पाया हूं। मे भी और भी कोई वजह होगी जिसपे हम डिस्कस आज नहीं करेंगे। अब रही ईरान की बात, तो ईरान के पास इतनी कैपेसिटी तो है नहीं कि वो यूएस पे अटैक करे। यूएस तक पहुंचने वाली रेंज की कोई मिसाइल भी उनके पास नहीं है। उनके पास जो भी मिसाइलें हैं उसकी रेंज छोटी है, वो इजराइल तक तो पहुंच सकती है और साथ ही साथ वो ऐसे देशों तक पहुंच सकती है जो यूएस को सपोर्ट करती हो या मिलिट्री प्लेटफॉर्म साझा करती हो। तो आपने देखा होगा कि इजराइल के अलावा ईरान ने 7-8 कंट्रियों पे अटैक किया, जिसके अंदर यूएई भी है, ओमान भी है, जो उसको मिलिट्री स्पेस देती थी, तो उस पर उन्होंने अटैक किया। ये युद्ध लंबा नहीं चलेगी ऐसा मेरा मानना है, बिकॉज ईरान की वो कैपेसिटी नहीं है कि इस युद्ध को लंबा चलाए और ईरान किसी एक कंट्री से अब नहीं लड़ रहा। वो यूएस इजराइल के साथ साथ 7-8 कंट्री को भी उन्होंने अपना शत्रु बना लिया। सो ये युद्ध लंबी नहीं चलेगी, ऐसा उम्मीद है कि जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। पर ईरान के पास एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो वर्ल्ड की इकोनॉमी को खराब कर सकती है, वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोन्स है।
ये एक रास्ता है, समुद्री रास्ता है, जिससे वर्ल्ड की 20% ऑयल एंड गैस का ट्रेड होता है। अगर वो इसको ब्लॉक कर देगी तो वर्ल्ड के कई देशों पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की टोटल गैस और ऑयल की रिक्वायरमेंट का 85% का इंपोर्ट उसी रास्ते से, दो रास्ते से होता है, रेड सी और स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज। अगर ये रास्ता ब्लॉक होता है तो इंडिया के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट में क्या क्या होगा, डिफिकल्टी क्या क्या आएगी, तो पहली डिफिकल्टी ये आ सकती है, जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, उसके रेट महंगे हो जाएंगे। और उसका रेट अगर महंगा होगा तो वो इंटरलिंक करता है कई चीजों से, जैसे आपका एयर ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, उससे रिलेटेड सारी चीज महंगी हो जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो डॉलर का जो वैल्यू है, डॉलर की प्राइसिंग बढ़ जाएगी, और जब भी डॉलर की प्राइसिंग बढ़ेगी रुपीज की प्राइसिंग गिर जाएगी, तो आपका रुपया कमजोर हो जाएगा। फॉरेक्स रिजर्व जो इतनी मुश्किलों से आपके देश में जमा किया गया है वो माइनस होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मरीन इंश्योरेंस की जो प्रीमियम, मरीन इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आता था अभी तक, अब वो उससे महंगा हो जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट ये बढ़ जाएगा। तो ये सब चीजें आपके देश में हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप एक निगाह डालेंगे वर्ल्ड में तो आपको लगेगा कि यूएस भी लड़ाई में लगा हुआ है, यूक्रेन भी लगा हुआ है, रसिया भी लड़ाई में लगा हुआ है, अफगानिस्तान भी लगा हुआ है, पाकिस्तान भी लड़ाई में लगा हुआ है। ये सब देश, जब भी किसी देश के बीच लड़ाई होती है तो उसकी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा डेंट रहता है। आप और हम बहुत अच्छे किस्मत वाले हैं कि हम अपने देश में होली का सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ईद की सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, एक ऐसे लीडरशिप के अंतर्गत हमारा देश चल रहा है जो किसी वॉर को प्रमोट नहीं करती है, वो ग्रोथ को प्रमोट करती है। हमारे देश ग्रोथ के पाथ पे चल रही है और ये ग्रोथ ही करती रहेगी, बिकॉज इसका उद्देश्य ही ग्रोथ करना है। उसी तरह से चाइना भी एक अच्छी कंट्री है, मैं तो ये बोलूंगा चाइना भी अच्छी कंट्री है, वो भी ग्रोथ के लिए सोचती थी, वॉर के लिए नहीं सोचती थी। कभी भी चाइना किसी वॉर में डायरेक्ट नहीं जाना चाहेगी, बिकॉज जब भी वॉर में जाएगी तो उनका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसकी इकोनॉमी का डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सो वॉर में वो नहीं जाएगी। इंडिया का भी एक अपना स्टेटमेंट है कि भाई वॉर में डायरेक्टली नहीं जाएंगे, हमें ग्रोथ देखना है, ना कि लड़ाई देखना है। दोस्तों, अगर देश की बात करूं तो जब भी वॉर होता है टेम्पररी अपने मार्केट पे इंपैक्ट आता है, जो कि आया भी है, आपने बड़ा गिरावट देखा भी है 2-3 दिनों में, पर जरूरी नहीं है कि ये गिरावट परमानेंट बन के रह जाए। इस गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए। आने वाला समय अच्छाइयों में बदल जाएगा, बिकॉज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इतनी कैपेसिटी ईरान में नहीं है कि वो लंबे समय तक वॉर लड़े, और अगर वॉर लड़ती भी है तो धीरे धीरे आपका बाजार उस लड़ाई को भूल जाएगा, जैसे रसिया और यूक्रेन को भूल चुका है, और आपका मार्केट परफॉर्म करेगा। तो आप निश्चिंत रहें, बी इन्वेस्टेड। और इस समय इस माहौल को देखते हुए कभी कभी क्या होता है कि आपका मन थक जाता है कि इस बाजार ने रिटर्न नहीं दिया है, मैं करूं तो क्या करूं, क्या मैं एग्जिट कर रहा हूं, क्या सोने चांदी ने रिटर्न दिया वहां चला जाऊं। आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। ये माना कि टेम्परेरी सोना चांदी में थोड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, पर आप अपना पैसा इक्विटी मार्केट से, म्यूचुअल फंड से निकाल के गोल्ड और कमोडिटी में इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें। अगर इन्वेस्टेड है गोल्ड और कमोडिटी में तो बने रहे, वहां भी पैसा बनेगा और यहाँ उससे ज्यादा पैसा बनेगा। फॉर अ टाइम बिंग ये रिटर्न नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक होगा आपका रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, थैंक यू सो मच, आपका प्यार, आपका स्नेह के लिए थैंक यू सो मच।